So let's we start this in the second lecture. Yesterday we had discussed about the history of English. So today we are going to start the second lecture, and that is zero of English grammar, and that is basic English grammar. Basic English grammar that starts with parts of sentences. Parts of सेंटेंसेस. तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस कैसे बनाई जाती है. सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं हम इस वीडियो में. मींस सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें होती है. जैसे हम बात करें कि सबसे पहले यदि हमें कुछ बनाना है तो रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, यानी कि कोई चीज बनानी है, कोई वस्तु बनानी है, कोई खाने की चीज बनानी है, कोई सब्जी बनानी है, तो हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि किस चीज की सब्जी बनानी है, उसमें क्या क्या डलने हैं. तो अगर आपको एक सेंटेंस बनानी है, क्या बनानी है, एक सेंटेंस बनानी है, तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या सब चीजें लगेगी, यानी इसके बारे में हम बात करेंगे. यानी कि एक सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बनता है. जैसे एक मकान बनानी है तो ईंट लगते हैं, गिट्टी लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है. ठीक उसी तरह से एक सेंटेंस, मुकम्मल सेंटेंस यानी कि पूरा वाक्य बनानी है तो क्या क्या चीजें लगेंगी. तो सबसे पहले डिस्कशन हम बात करेंगे सेंटेंस का पोस्टमार्टम करेंगे. तो सेंटेंस में मुख्यतः यानी बेसिकली दो चीजें होंगी. कितनी चीजें? दो चीजें होती है सेंटेंस में. पहली चीज क्या होती है? सब्जेक्ट. क्या? सब्जेक्ट. और दूसरी चीज जो होती है वो होती है प्रेडिकेट. क्या? प्रेडिकेट. तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की. तो सब्जेक्ट का मतलब जिस चीज के बारे में बोला जाए. सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप जो चीज के बारे में बात करते हो, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह के बारे में बात करते हो. अक्सर सब्जेक्ट का डेफिनेशन देते हुए लोग कुछ और भी बोल देते हैं. आप लोगों ने भी सुना होगा, डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट. डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड, कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. तो अगर इस डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो अब ये डेफिनेशन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, गलत हो जाएगा. जो आपने पहले से पढ़ा है, बाबा आदम जमाने से चीजें चली आ रही है, हम उसको रट लेते हैं. अब इसको यदि हम सही करें, यदि इस डेफिनेशन को बोलें कि डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो इस डेफिनेशन को पहले जस्टिफाई करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कि गलत है या सही है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं कि वह खा रहा है तो यहां बात हो रही है उसकी. वह खा रहा है तो कार्य करने वाला कौन है? वह है. तो वह सब्जेक्ट हो गया, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट हुआ. यानी कि कार्य कौन कर रहा है? ही. मैं बोला अमित सोनी पढ़ा रहे हैं, तो अमित सोनी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अमित सोनी पढ़ा रहे हैं. तो इस सेंटेंस में भी क्लियर होता है कि काम करने वाला कौन है? अमित सोनी. तो सब्जेक्ट अमित सोनी हुआ. बट ये कुछ सेंटेंसेस में तो आपका डेफिनेशन जस्टिफाई हो गया, मगर मैंने बोला कि मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर. तो ये डेफिनेशन जो है, वो डेफिनेशन जो है इस एग्जांपल में करेक्ट करके देखो. आई एम अ टीचर, इसमें कोई एक्शन हो रहा है? कोई काम धंधा नहीं, कोई क्रिया नहीं. कौन सा? मैं नाच रहा हूं, डांस कर रहा हूं, हंस रहा हूं. मैं एक शिक्षक हूं. एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, मैं एक टीचर हूं. इसमें कोई काम धंधा हो नहीं रहा है, क्रिया हो नहीं रही है, एक्शन हो नहीं रही है. तब तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है. अगर डूअर ऑफ द एक्शन को ही सब्जेक्ट कहते हैं तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नहीं है. नहीं, यानी कि आपका डेफिनेशन गया और लेने, कहानी खत्म. नहीं, यानी कि डेफिनेशन गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि आई सब्जेक्ट है. बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस कहां है ये? नहीं. जैसे मैं नाम बोला कि रोहन इज अ गुड बॉय. रोहन इज अ गुड बॉय. रोहन एक अच्छा लड़का है, तो इस सेंटेंस में रोहन सब्जेक्ट है, मगर कोई एक्शन हो नहीं रहा है. रोहन एक अच्छा लड़का है, कौन सी क्रिया कर रहा है? नहीं. तो इस सेंटेंस में रोहन सब्जेक्ट है, मगर इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है. यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हुआ कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना ना होना क्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं है उस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हो सकता है. यानी कि सब्जेक्ट का रियल डेफिनेशन जो होगा वो क्या होगा? द पर्सन और थिंग विच वी टॉक अबाउट. द पर्सन और थिंग विच वी टॉक अबाउट. जिस किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करेंगे उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे. अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की. किसकी? प्रेडिकेट की. प्रेडिकेट का मतलब है जिसके बारे में आपने बात किया. जैसे रोहन इज अ गुड बॉय. रोहन इज अ गुड बॉय. तो रोहन के बारे में बात किया गया तो रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया. यानी जो मुद्दा होता है, जो व्यक्ति वस्तु के बारे में आप बात करते हो, वो हो गया आपका मुद्दा.
रोहन, तो रोहन इज अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी आपने वार्तालाप किया, ये पूरा रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सो इजी इट इज टू अंडरस्टैंड। नहीं, बहुत ही आसान है समझना। सब्जेक्ट को छोड़ करके पूरा रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। आप ये भी बोल सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो पूरा रेस्ट पार्ट क्या कहला गया? प्रेडिकेट कहलाया। दो तरीके से आप प्रेडिकेट को डिफाइन कर सकते हो। सब्जेक्ट को पहले डिफाइन कर ले, जिसके बारे में बात किया, द पर्सन और थिंग विच वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में व्हाट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। व्हाट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। या एक और तरीका है हमारे पास, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट। द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट पूरा का पूरा पार्ट क्या कहला जाएगा? प्रेडिकेट कहला जाएगा। देयर आर टू डिफरेंट वेज टू आइडेंटिफाई प्रेडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हुआ। तो ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हुआ। अब हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, देखते रहिए। नहीं, प्रेडिकेट में तीन पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट में तीन पार्ट्स होते हैं। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट। आराम से देखते रहिए। ये छोटा सा टर्म जो है कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको नहीं समझ में आया बाबू, तो आपका पूरा का पूरा जो है वॉइस सेक्शन लेकर के बैठ जाएगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का वॉइस नहीं। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट समझ करके, कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट समझ करके अगर आपने वॉइस इंटरचेंज करने की कोशिश की, तो वो उतना ही आसान होगा जितना बैल दूहना आसान होता है। गाय में से दूध निकलती है, बैल दुहाता है जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जिस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उस सेंटेंस को पेशी बनाने की कोशिश करना पत्थर पे माथा पटकना जैसा है। कोशिश कर लोगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो आप मेरी बात को समझो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फर्क पड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है वॉइस इंटरचेंज के लिए। ये छोटी छोटी चीजें बेसिक क्लास में लोग नहीं समझ पाते, और आगे चल के उनको वॉइस इंटरचेंज में प्रॉब्लम होती है, नरेशंस में दिक्कत होती है, या बड़े बड़े चैप्टर्स आगे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो उनको लगता है कि सर अचानक नहीं प्रॉब्लम हो रही है। अचानक प्रॉब्लम नहीं होती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। बेसिक्स में दी प्रॉब्लम है, तो न्यू चैप्टर्स में, बड़े चैप्टर्स में दिक्कत आपको आएगी। तो चलिए क्लियर करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करेंगे डिएसएस वर्ब की। क्या? वर्ब की। तो वर्ब का मतलब होता है, वर्ब का डेफिनेशन देते समय भी लोग गलती करते हैं, आप यहां पे इंप्रूव करेंगे। वर्ब का डेफिनेशन सिर्फ एक्शन को वर्ब नहीं कहते। अक्सर वर्ब का डेफिनेशन मैं पूछ देता हूं बच्चों से, तो कह देते हैं कि एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। क्रिया को वर्ब कहते हैं, कार्य को वर्ब कहते हैं। तो यदि कार्य को वर्ब कहेंगे तो मैं चुपचाप खड़ा हूं तो कार्य नहीं है। कोई लेटा है तो कार्य नहीं है। कोई सोया है तो सोते समय कौन सा कबड्डी करता है आदमी, कूदता फांदता है रात में, नहीं। तो एक्शंस नहीं है। एक्शन का मतलब वर्क, प्लेस डिस्प्लेस एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड वर्क डन। प्लेस डिस्प्लेस एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड वर्क डन। साइंस में डेफिनेशन पढ़ाया जाता है। तो प्लेस डिस्प्लेस नहीं हुआ, एनर्जी रिलीज नहीं हुई, तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो चुपचाप हम खड़े हो जाएं तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। कोई लेट जाए तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। कोई खड़ा है चुपचाप तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो ये सब जो है, बैठना, खड़ा होना, सोना, लेटना, सोचना, देखना, ये सब तो एक्शन है ही नहीं, एक पोजीशन है। तो आज के बाद वर्ब के डेफिनेशन को करेक्ट करो। वर्ब के डेफिनेशन हो गया करेक्ट। It shows action and position verb. It shows action and position. Verb clear हो गया। यानी कि स्लीपिंग भी verb है। क्या है? स्लीपिंग भी verb है, मगर एक्शन होने की वजह से नहीं। क्या होने की वजह से? पोजीशन होने की वजह से। और डांस भी verb है, नहीं, ये एक्शन होने की वजह से। यानी कि verb का डेफिनेशन क्या हो गया मुकम्मल? पूरा डेफिनेशन, इट shows action and position. It shows action and position. मस्त काम हो गया जी। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क होता है बाबू रे? किसी भी सेंटेंस का वर्ब, मेन वर्ब, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हमेशा इफेक्टेड करता है। सब्जेक्ट को हमेशा क्या करेगा? इफेक्टेड करेगा। यानी मैं पढ़ा रहा हूं तो घंटों पढ़ाने के बाद मुझ पर असर नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। आदमी थकता है भाई। यदि मैं आपको यहां से दौड़ा दूं स्टेशन की तरफ, नहीं 10 किलोमीटर दौड़ा दूं, आपसे पूछूंगा बेटा असर पड़ा? तो पड़ेगा। जाके वहां हाफते नजर आएंगे, नहीं। तो ये असर है, इफेक्ट है। कोई भी क्रिया हो तो क्रिया का सब्जेक्ट पर असर जरूर पड़ता है, मगर मेरा मुद्दा ये नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। वर्ब का असर यदि किसी और पे पड़े, सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट पे तो पड़ता ही है हमेशा। कोई भी क्रिया होगी तो सब्जेक्ट अफेक्टेड होगा, नहीं। मगर क्रिया को छोड़ करके, अगर मैंने बोला मैंने खाया, मैंने आम खाया, क्या किया? मैंने आम खाया। तो मैंने आम खाया तो मुझ पर असर नहीं पड़ेगा, पेट भरेगा, तो मैं तो अफेक्टेड हुआ, मगर एक कोई और चीज है सेंटेंस में जो अफेक्टेड हो रहा होगा। जैसे आम, मैंने आम खाया तो आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई एम ईटिंग अ मैंगो। जरा गौर से देखिए इस एग्जांपल को। आई
हमेशा इफेक्टेड होता है, जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट हमेशा इफेक्टेड होता है। तो आई इफेक्टेड हुआ नहीं, क्रिया है ईटिंग क्योंकि खाना का काम हो रहा है नहीं। तो ये एक वर्ब यहां पे वर्ड और है मैंगो। अब चेक करो मैंगो पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ करके अगर किसी और चीज को भी इफेक्टेड कर रहा है वर्ब, तो वही इफेक्ट जो हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो वर्ब से इफेक्टेड हो जाए वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और जिसपे कोई इफेक्ट ना पड़े वही क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बेटा आम खाओगे जी, तो आम खत्म भी तो होगा। ऐसा है कि एक आम खरीदे, बाले बच्चे मिलके खाए और फिर उसको फ्रिज में रख दिया, अगला साल निकालेंगे और फिर उसी को चूसेंगे, चाटेंगे, ऐसे करेंगे और फिर उसको रख देंगे, अगला तीसरा सेशन में खाएंगे। नहीं, तो सब बाले बच्चे मिलके एक ही आम खाते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला, वो खत्म होगा। नहीं, तो ध्यान रखेंगे मैंगो आपका जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर एक एग्जांपल मैं और लिख दूं यहां पे तो कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो जाएगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहां चेक करो जी, मैं मार्केट जाऊंगा, मेरे पर असर पड़ेगा, थक जाऊंगा, बाइक से जाऊं चाहे कार से जाऊं, मेरी गाड़ी चलाने में भी थकान होती है। ऐसा नहीं कि यहां से आपको दौड़ा दिया जाए सासाराम बाइक से, तो आप वहां जाके कहोगे अब बड़ा मजा आ गया। थकान होती है ना? नहीं, कार चलाओ, बाइक चलाओ, लगातार चलाओगे तो थकना है। तो कहीं भी जाओ, मैं गया बाइक चला करके, भाई मैं गया तो हरासमेंट हुई, थकान हुई, थोड़ा सा भी हुआ तो सब्जेक्ट अफेक्टेड हुआ। एक वर्ड और है गोइंग, तो आपका एक्शन हो गया यानी वर्ब हो गया। अब चेक करो मार्केट, मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट? मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट? तो ए या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है तो कॉम्प्लीमेंट। चेक करने का तरीका है, चेक कर लो। अगर जाना क्रिया से मार्केट पे असर पड़े तो ऑब्जेक्ट, और ना पड़े तो कॉम्प्लीमेंट। तो मान लीजिए कि रिया मार्केट गई, तो मार्केट पे कदम रखी, एक टांग रखी मार्केट में, तो मार्केट फैल के 2 कट्ठा चौड़ा। पहले 10 कट्टे का था, 12 कट्टे का हो गया, रिया आई है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जाओ चाहे मत जाओ, मार्केट जगह है, मार्केट फैलने उलने वाला नहीं है जी। जगह पे क्या असर पड़ेगा? तो ये हो गया हमारा क्या? ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, जिसपे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे, जिसपे असर पड़ जाए वो ऑब्जेक्ट, जिसपे असर ना पड़े वो कॉम्प्लीमेंट होता है बाबू। नहीं, अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, ब्रह्मास्त्र, जहां मेन वर्ब हो ही नहीं। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, बताओ इसमें मेन वर्ब है? क्रिया है, खाना पीना उठना लेटना बैठना सोना हंसना मुस्कुराना आना जाना है? नहीं है। तो जब क्रिया नहीं तो उसका असर नहीं, और उसका असर नहीं तो फिर किसी पे पड़ेगा नहीं। तो उसमें जो ये आपको टीचर दिख रहा है, आई तो सब्जेक्ट है, मैं एक शिक्षक हूं, आई के बारे में बात हो रही है, मुद्दा जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो टीचर क्या है? तो कॉमन सेंस वाली बात है, जहां कोई एक्शन नहीं वहां असर भी नहीं, तो जहां असर नहीं वहां ऑब्जेक्ट नहीं। यानी कि जिसमें क्रिया नहीं उसमें ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी या जरूरी नहीं है, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। यानी कि जहां एक्शन नहीं वहां ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये हमेशा क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट रहेगा। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्मेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। जहां ऑब्जेक्ट नहीं उसका पैसिव फॉर्म बनता नहीं है। तो अब आपको कोई भी सेंटेंस दे दे तो आपको पैसिव बनाने में भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो मैंगो ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बनेगा, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। मगर कोई कह दे आई एम गोइंग टू पटना, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। पटना इज बीइंग गोन कर दोगे तो होगा गलत। पटना मेरे द्वारा ले जाया जा सकता है, ले जाया जा रहा है, पटना को उठा के कहां ले जा रहे हो? क्यों नहीं बना? आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम गोइंग टू पटना, सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। एक बना एक नहीं बना, क्योंकि एक में ऑब्जेक्ट है और एक में कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस पैसिव में नहीं बनता। अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, फटाक से पहचानो और वहीं पे आराम कर दो, कह दो कि भाई इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसिव बनना करोगे माथा पटक के रह जाओगे, नहीं होगा। नहीं, तो ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एक बेसिक कंप्लीट सेंटेंस का लेक्चर। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस खत्म हुआ। क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस खत्म हुआ। अगर आप इसको लिखना चाहें, अगर आप इसे लिखना चाहें सेम लेक्चर को, तो आप आराम से लिख भी सकते हैं। मैं आपको लिखवा दूं सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको डिफाइन करके दिया, व्हाट वी टॉक अबाउट, द पर्सन और थिंग विच वी टॉक अबाउट, द पर्सन और थिंग which we talk about, which we talk about, the person or thing which we talk about।
ये सेंटेंस ग्राफ जो है अगर आपने नहीं बनाया है तो इसको बनाना जरूरी है। ये आप ऐसे बना लेंगे, सेंटेंस 2 पार्ट में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट 3 पार्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से आप इसको ऐसे डिफाइन कर लेंगे। क्लियर है जी? आगे चल करके वर्ब जो है हमारा 2 तरीके का हो जाएगा। एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, आपको पता है कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो 2 तरीके का हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? तो ये लिविंग होगा, लिविंग होगा मतलब जान होगा इसमें। और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? एक आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? तो ये आपका नॉन लिविंग होगा, इसमें जान नहीं होता है। नॉन लिविंग। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप इसको ग्राफ बना करके लिख सकते हो। ध्यान से, सेंटेंस, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब 2 तरह का है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट 2 तरह का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको लिविंग कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको नॉन लिविंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट का कोई टाइप्स नहीं होता। अब हम डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग विच वी टॉक अबाउट, द पर्सन और थिंग विच वी टॉक अबाउट, इसे हम कहेंगे। और यहीं पे साथ में हम प्रेडिकेट का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रेडिकेट, व्हाट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी बात करते हैं, इट्स कॉल्ड प्रेडिकेट। सेम एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग अ मैंगो। तो किसके बारे में बात हुई? कौन मैंगो खा रहा है? ही। तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात होती है। और सब्जेक्ट को छोड़ दिए तो पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाया। कोई दिक्कत? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर? अब इसी में ये वर्ब हो गया आपका ईटिंग, और मैंगो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि आम खाएंगे तो आम पे क्या होगा? असर पड़ेगा, खत्म होगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो लेटर लिखा जा रहा है तो पेज को हम कलर कर देते हैं, भर देते हैं, लिख देते हैं, असर पड़ता है उस पर? नहीं पड़ता है जी। नहीं, कई बार तो पेन इतना जोर से लिख देते हैं कि फाड़ के दूसरी तरफ चल जाते हैं, पेन से गिर जाती है। तो पेज पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेटर पे क्या पड़ रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है, कलर हो रहा है, वो उसको भर रहे हैं आप। तो लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट पे असर पड़ता है कैसे? प्लेयर के खेलने से गेम पे तो असर पड़ता है ना जी? नहीं असर पड़ता तो कोई हारता, कोई जीतता भी नहीं। तो आपका क्रिकेट, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एक्शन होने से असर पड़ रहा है या नहीं। असर पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट, नहीं असर पड़ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो चलते हैं आगे। ये आपका यहां पे आप देखेंगे, ये ग्राफ आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सेंटेंस, ये ग्राफ आपका याद है अगर, तो देखिए इससे क्या क्लियर हो जाता है। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। ये किसी भी सेंटेंस में सबसे पहला स्थान सब्जेक्ट का, उसके बाद यदि दोनों वर्ब आए तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। आपको यहां क्लियर कर दूं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये सेंटेंस ग्राफ आपका क्लियर है तो आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। नहीं, देखिए सबसे पहला स्थान किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का, उसके बाद आपका मेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट आए तो देख लीजिएगा जिसमें जान है वो पहले और जो नॉन लिविंग है वो बाद में। अब इसके स्थान पे एक एक चीज आप रख दोगे, जैसे एक सब्जेक्ट रखा आई, आई का हेल्पिंग वर्ब एम, और एक मेन वर्ब रख दो, आई एम क्या कर रहा हूं? टीचिंग। किसको पढ़ा रहा हूं? यू को। आई एम टीचिंग यू, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। तो आप देखो एक सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। यानी कि बस ये आपको याद है कि कौन सी चीज कहां आती है, तो आपका सेंटेंस ग्राफ क्या हो जाता है? क्लियर। यानी सबसे पहले क्या हो जाता है? सब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तो देख लेना पहले लिविंग कौन है तो यू, नॉन लिविंग कौन है तो इंग्लिश। देखो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। इस तरह से एक सेंटेंस ग्राफ आपका स्टार्ट हो गया, बन गया पूरा का पूरा सेंटेंस। बच्चों को दिक्कत होती है कि सर कौन सी चीज कहां है, पहले कहां रखे कौन सी चीज, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नहीं, तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, प्रेडिकेट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? वर्ब की। किसकी? वर्ब की। तो अभी मैंने डेफिनेशन करेक्ट करके दिया, इट शोज एक्शन एंड पोजीशन। तो आज के बाद डेफिनेशन वर्ब का भी क्लियर हो गया, शोज एक्शन एंड पोजीशन।
यानी कि एक्शन को भी शो करता है और साथ साथ में पोजीशन को भी शो करता है। यानी कि एक्शन और पोजीशन मतलब ही इज टीचिंग इंग्लिश। तो पढ़ाते समय मूवमेंट्स होता है, एनर्जी खर्च होती है, बॉडी मूवमेंट होती है। तो टीचिंग आपका एक्शन हो गया जी। क्या हो गया? टीचिंग आपका एक्शन होने की वजह से वर्ब हो गया। नहीं, मगर हम बात करें अगर कि आई एम स्टैंडिंग, तो ये स्टैंडिंग भी वर्ब है, खड़ा होना। मगर स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना में मूवमेंट तो होता नहीं, तो ये हो गया आपका पोजीशन होने की वजह से। क्या होने की वजह से? पोजीशन। तो वर्ब का डेफिनेशन चेंज हो गया दो तरीके का, इट शोज एक्शन एंड पोजीशन। इट शोज एक्शन एंड पोजीशन। यानी आज के बाद आप याद रखेंगे वर्ब क्या क्या शो करता है, एक्शन भी शो करता है और साथ ही साथ पोजीशन को भी शो करता है। कोई दिक्कत? तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये आपका ही इज टीचिंग और आई एम स्टैंडिंग। चलिए ये आपका हो गया एग्जाम्पल्स वर्ब का। नहीं क्लियर है? चलिए दो लास्ट टॉपिक है हमारे पास। क्या क्या? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो द वर्ड which is affected by the verb, affected by the, जो verb से affect हो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। एंड that is not affected by the verb, जो verb से affected नहीं हो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलिए दो एग्जांपल देख करके समझ लेते हैं कि आखिर क्या है अफेक्टेड, क्या अफेक्टेड नहीं होगा जी। जैसे मैंने बोला ही इज बीटिंग मी, वह मुझे मार रहा है जी। बात किसकी हो रही है? वह मार रहा है, तो ही सब्जेक्ट हो गया। एक्शन क्या हो रहा है? बीटिंग, तो ये आपका वर्ब हो गया। नहीं, और मी मुझे मार रहा है, तो वो मैं अफेक्टेड होऊंगा कि नहीं? मुझे मारेगा कोई तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दर्द होगा, चोट लगेगा ना जी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आगे, रोहन इज गोइंग टू दिल्ली। रोहन कहां जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। रोहन इज गोइंग टू दिल्ली। अब बताओ रोहन क्या है? सब्जेक्ट। नहीं, गोइंग क्या है? वर्ब। अभी दिल्ली क्या है जी? कोई दिल्ली जाएगा तो दिल्ली पे क्या असर पड़ेगा? सिटी है, जगह है। आप जाओ चाहे मत जाओ, अपने घर में रहो, दिल्ली जगह है वैसी रहेगी। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली का स्टेशन पे रखेंगे पैर तो दिल्ली में भूकंप आ जाएगा, दिल्ली फैल जाएगा, दिल्ली नहीं फट जाएगा जगह, ऐसी कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा, जाओ चाहे मत जाओ। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया डी स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का लेक्चर। इसमें हमने बहुत सारी चीजें नई सीखी। वर्ब का डेफिनेशन करेक्ट किया, सब्जेक्ट का डेफिनेशन करेक्ट किया। नहीं, ये आपका था जीरो सेक्शन। क्या था? जीरो सेक्शन। नहीं, तो डी स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि एक पूरा वीडियो जो है आपका क्लियर होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो फिर आप खुद से रिवाइज करके रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हैं। नहीं, पॉज करके इसको छूट गया तो आप लिख सकते हैं। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय टिल देन।